हेलो एंड वेलकम टू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि हमने हमारी लास्ट क्लास में ऐसे 501 कंप्लीट किया था, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ऐसे 505, दैट इज़ एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। तो जब हमने ऐसे 500 पढ़ा था, दैट इज़ ऑडिट एविडेंस, और वहाँ पे हमने रेलिएबिलिटी और रेलेवेंस के बारे में डिस्कस किया। तो हमने ये समझा था कि एक ऑडिट एविडेंस रेलिएबल क्या बेसिस पे होता है या उसकी रेलिएबिलिटी को क्या चीज़ इन्फ्लुएंस करती है। एक तो कि वो कौन से सोर्स से ऑब्टेन हुआ है, क्या नेचर है उस ऑडिट एविडेंस, और इन सब के अलावा वो डिपेंड करता है इस बात पे कि किस इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस पे वो ऑब्टेन हुआ है। और इसके अलावा फर्दर हमने ये पढ़ा था कि कुछ जनरलाइजेशंस होती है कि जनरली हम कौन सी इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा रेलिएबल कंसिडर करते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन आउटसाइड द एंटिटी से मिलती है उसे हम ज़्यादा रेलिएबल मानते हैं, या जो डायरेक्टली ऑडिटर ऑब्टेन करता है उसे ज़्यादा रेलिएबल मानते हैं, या जो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में हो वो ज़्यादा रेलिएबल होती है रेदर देन जो ओरली आपको बताई जाए या किसी और मीडियम में आपको मिले। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसे 505 एक्सटर्नल कन्फर्मेशन में हम ऐसे 500 को क्यों रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ऐसे 505 बात करता है एक्सटर्नल कन्फर्मेशन के बारे में। आप एक्सटर्नल कन्फर्मेशन के लिए जाते कब हो? जब आपको फर्म के अंदर से ही सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, एक रेलिएबल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। सो नाउ लेट अस रीड व्हाट इज द स्कोप ऑफ ऐसे 505। द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ऐसे 505 external confirmations deals with the auditor's use of external confirmation procedure to obtain audit evidence in accordance with the requirements of SA 500। SA 500 आपको बोलता है कि आपको SAAE एविडेंस ऑब्टेन करना है जिसमें अप्रोप्रिएट दो चीज़ से मिलके बना है, रेलेवेंस एंड रेलिएबिलिटी। और रेलिएबिलिटी का मतलब होता है कौन सा सोर्स। हमारी कुछ जनरलाइजेशन है जो हमने अभी पढ़ी, जिसमें से एक जनरलाइजेशन कि जो इन्फॉर्मेशन आउटसाइड द एंटिटी से मिलती है वो ज़्यादा रेलिएबल होती है। तो यहाँ से अराइज होता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। ये ऐसे डील करता है ऑडिटर के यूज़ ऑफ एक्सटर्नल कन्फर्मेशन से, मतलब ऑडिटर एंटिटी के बाहर के किसी पर्सन, किसी थर्ड पार्टी से कन्फर्मेशन लेता है रिगार्डिंग एनी असर्शन, और फिर उससे जो भी रिस्पॉन्ड मिलता है उसे वो यूज़ करता है एज ऑडिट एविडेंस। अब जो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन से आया एविडेंस वो ऐसे भी रेलिएबल होगा, बट अगर वही ऑडिट एविडेंस डायरेक्टली ऑडिटर रिसीव करता है देन इट मे बी मोर रेलिएबल। तो ऐसे 505 असिस्ट करता है ऑडिटर को, दैट इज़ वो बताता है ऑडिटर को कि कैसे डिज़ाइन करनी है, परफॉर्म करनी है ये एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर्स, जिससे उसे एक रेलेवेंट और रेलिएबल इन्फॉर्मेशन मिले। थर्स हमें ये पढ़ के क्या समझ आया कि एज पर ऐसे 505 ऑडिटर की ऑब्जेक्टिव ये है कि वो अच्छा प्रोसीजर डिज़ाइन और परफॉर्म करे वाइल परफॉर्मिंग एक्सटर्नल कन्फर्मेशन प्रोसीजर्स, जिससे उसे रेलेवेंट और रिलेबल इन्फॉर्मेशन मिले। नाउ व्हाट इज एक्सटर्नल कन्फर्मेशन? External confirmation may be defined as an audit evidence obtained as a direct written response to the auditor from a third party, the confirming party, in paper form or by electronic or other medium। मतलब ऑडिटर ने थर्ड पार्टी से कोई क्वेश्चन पूछा, जैसे ये थर्ड पार्टी डेटर है और आपके पास डेटर का बैलेंस शो रहा है 10 लाख, तो ऑडिटर ने डेटर से पूछा कि आपका सच में 10 लाख का बैलेंस पेंडिंग है। अब जो ये थर्ड पार्टी है ये डायरेक्टली एक रिटर्न रिस्पॉन्स प्रोवाइड कराएगी ऑडिटर को। वो रिटर्न एक या तो ईमेल भेजेगी या किसी भी लेटर फॉर्म में भेजेगी, किसी भी मीडियम में उसको अपना रिस्पॉन्स सबमिट करेगी। और इस प्रोसीजर को बोलते हैं एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, क्योंकि तुम एंटिटी के बाहर के पर्सन से कन्फर्मेशन ले रहे हो। अब देखो ये कन्फर्मेशन अलग अलग तरीके की हो सकती है। या तो आप बताओ हाँ मेरे 10 लाख के डेट है, या नहीं है तो आप ये बताओ कि नहीं है। और एक होता है ऐसे जाएगा लेटर कि अगर आपके 10 लाख की बैलेंस है देन ओके, बट अगर ये अमाउंट गलत है तो फिर हमें रेस्पॉन्स चाहिए। मतलब अगर वो अमाउंट सही है तो कोई रेस्पॉन्ड नहीं चाहिए। जैसे उस लेटर में लिखा है कि हम आपको 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, 2 डेज़ का टाइम है, और आपने इनको लेटर भेजा है फॉर कंफर्मेशन, और अगर 2 दिन के अंदर कोई भी लेटर आपने रिसीव नहीं किया तो आप ये कंसिडर करोगे कि हाँ ये 10 लाख का अमाउंट सही है। तो ऐसे अलग अलग तरीके होते हैं। चलो लेट्स रीड पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। पॉजिटिव कंफर्मेशन में आप चाहे इन्फॉर्मेशन से एग्री करो या डिसएग्री करो, दोनों ही सिचुएशन पे आपको ऑडिटर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है, दैट इज़ उसे रेस्पॉन्ड करना है। ऑडिटर ने डायरेक्टर से पूछा अबाउट 10 लाख, अगर वो अमाउंट सही है तो भी ये रिस्पॉन्ड करेगा, अगर अमाउंट गलत है तो भी ये रिस्पॉन्ड करेगा। वहीं नेगेटिव कंफर्मेशन में सिर्फ जब इंफॉर्मेशन गलत होगी सिर्फ तभी
डायरेक्टर, सॉरी आई मीन डेटर, और जो भी थर्ड पार्टी हो, अगर इन्फॉर्मेशन गलत होगी तो ही रिस्पॉन्ड करेगा। इसलिए इसका नाम है नेगेटिव कन्फर्मेशन। मतलब अगर इन्फॉर्मेशन नेगेटिव है, इन्फॉर्मेशन गलत है, तो आप हमें कन्फर्म करो। नॉन रेस्पॉन्स इज अ सिचुएशन जहाँ पे जो कन्फर्मिंग पार्टी है वो फेल हो जाती है टू रेस्पॉन्ड। दैट इज़ वो आपको रेस्पॉन्ड नहीं कर पाती, या रिस्पॉन्ड करती है बट अच्छे से नहीं। या जो कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट लेटर आपने भेजी है वो वापस आ जाती है अनडेलीवर्ड। जैसे आपने डेटर के ऑफिस में भेजी कन्फर्मेशन लेटर और उसका ऑफिस उस दिन बंद है, तो आपका लेटर आपको वापस आ जाएगा रिटर्न अनडेलीवर्ड। अगर ऐसी सर्कमस्टांस होती है तो उसे बोलते हैं नॉन रिस्पॉन्स। देखो, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव कन्फर्मेशन में तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना, पॉजिटिव में सही है या नहीं है, नेगेटिव में नहीं है तो वहाँ पे बस येस और नो में मिल रहा है, समझो तुम्हें रिस्पॉन्स। वहीं एक्सेप्शन कब बोलोगे, जब तुम्हें ऐसा रिस्पॉन्स मिला जो इंडिकेट कर रहा है एक डिफरेंस बिटवीन जो इन्फॉर्मेशन आपने रिक्वेस्ट की थी कंफर्म करने को, या जो इन्फॉर्मेशन एंटिटी के रिकॉर्ड में लिखी हुई थी, और जो इन्फॉर्मेशन आपको थर्ड पार्टी ने प्रोवाइड की। ये ऑडिटर, इसने बोला कि 12 लाख का बैलेंस है क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो हो रहा है, इसने भेजा डेटर को। डेटर ने, अब वही पॉजिटिव या नेगेटिव कन्फर्मेशन होती तो ये कंफर्म करता कि ये सही है या नहीं है। अब एक्सेप्शन इज ये बता रहा है कि नहीं, मेरा तो सिर्फ 10 लाख का बैलेंस, तो जो इनके बीच में ये 2 लाख का डिफरेंस है ना, ये है हमारे लिए एक्सेप्शन। ऐसा रिस्पॉन्स जो इंडिकेट करता है डिफरेंस बिटवीन वो इन्फॉर्मेशन जो आपने कंफर्म करने के लिए रिक्वेस्ट की थी या जो अकाउंट में गिवन थी, एंड वो इन्फॉर्मेशन जो डेटर या दैट इज़ यहाँ पे कंफर्मिंग पार्टी प्रोवाइड कर रही है। और अगर आपको एक बार कोई एक्सेप्शन मिल गई एक पार्टी से, तो फिर आप एंटायर पॉपुलेशन के लिए उसे एग्जामिन करोगे, एंड यू कैन रिवाइज इट फ्रॉम हियर। अब एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर अडॉप्ट कैसे करनी है। तो जब ऑडिटर एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर को यूज़ कर रहा होगा, तो सबसे पहले तो उसे अपना पूरा कंट्रोल मेंटेन करके रखना होगा ओवर एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। और ये कंट्रोल क्या इंक्लूड करता है, सबसे पहले तो आप ये डिटरमाइन करोगे कि किस इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग आपको ये रिक्वेस्ट करनी है कंफर्मेशन, कि इस एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को लेके आपको कंफर्मेशन चाहिए फ्रॉम द कंफर्मिंग पार्टी। अब आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल गई, अब सिलेक्ट करो अप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी। पहले कौन सी इन्फॉर्मेशन चेक करानी है, अब इन्फॉर्मेशन पता चल गई किससे चेक करानी है। अब जब ये भी डिसाइड हो गया, तो अब आप डिज़ाइन करो अपनी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, जिसमें आपको ये डिटरमाइन करना है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से एड्रेस कर दी गई है, और आपके इस कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में आपकी रिटर्न इन्फॉर्मेशन दी हुई है, दैट इज़ आपने जहाँ से कंफर्मिंग लेटर भेजा वहाँ पे वापस भी तो चाहिए ना, इसे कैसे पता होगा कि कहाँ पे भेजना है। तो जो रिटर्न इन्फॉर्मेशन है वो भी गिवन है, ताकि वो रिस्पॉन्स डायरेक्टली ऑडिटर तक पहुँच पाए। और जब अब आपने ये डिसाइड कर लिया क्या इन्फॉर्मेशन किससे अप्रूव करानी है और कैसे करानी है, दैट इज़ आपका कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भी डिज़ाइन हो गया। तो वो रिक्वेस्ट को भेज दो और टाइम टू टाइम थोड़ा फॉलो अप लेते रहो अबाउट द रिक्वेस्ट, अगर वो पॉसिबल है, अगर एप्लीकेबल है तो। अब जो हमने ऊपर फर्स्ट पॉइंट पढ़ी, डिटरमाइनिंग द इन्फॉर्मेशन टू बी कन्फर्म्ड और रिक्वेस्ट, जनरली ये इन्फॉर्मेशन होती है अकाउंट बैलेंसेस या उससे रिलेटेड जो भी एलिमेंट्स है, या इसके अलावा टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, क्या ट्रांजैक्शन हुई है। जब आप ये कंफर्म करते हो ना, तो आपको ये पता चल जाता है अगर वहाँ पे कोई भी साइड एग्रीमेंट होगा तो। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी। कंफर्मिंग पार्टी से आई हुई रिस्पॉन्स ना मोर रेलेवेंट और रिलायबल तब हो जाती है जब ऑडिटर को ये बिलीव हो कि जिससे वो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट कर रहा है वो नॉलेजेबल पर्सन है, उसे नॉलेज है अबाउट द इंफॉर्मेशन जिसके अगेंस्ट हमें कंफर्मेशन चाहिए। अब अगर आपको किसी कंपनी के फाइनेंशियल टर्म्स से रिलेटेड कुछ कंफर्मेशन चाहिए, तो आप वहाँ के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफिशियल को लेटर भेजोगे, क्योंकि वो नॉलेजेबल पर्सन है अबाउट द ट्रांजैक्शन और अरेंजमेंट, एंड देन यू विल डिज़ाइन कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। तो आप किस तरीके से अपनी कंफर्मेशन को डिज़ाइन कर रहे हो ना, ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है कंफर्मेशन रिस्पॉन्स रेट को। जितने अच्छे से आप पूछोगे उतने अच्छे से सामने से आंसर आएगा। अब आप धमका के पूछ रहे हो, तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है, मुझे बता दो, अगर नहीं बताया तो बहुत बुरा होगा तो कोई क्यों रिस्पॉन्ड करेगा। तो आप कैसे डिज़ाइन कर रहे हो अपनी कंफर्मेशन, इससे डायरेक्ट अफेक्ट पड़ता है कि क्या कंफर्मेशन रिस्पॉन्स रेट हो रही है, कितना रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, किस नेचर की ऑडिट एविडेंस मिल रही है।
अब तुम किसी को धमका के या किसी की बेइज्जती करके कुछ क्वेश्चन पूछोगे तो वो जानबूझ के गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देगा। इसलिए पहले तो सबसे अच्छी तरीके से डिज़ाइन करना होता है हमें हमारा कन्फर्मेशन। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑडिटर को कंसीडर करने चाहिए व्हेन डिज़ाइनिंग कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट? सबसे पहले तो द असर्शंस बीइंग एड्रेस्ड, कौन से असर्शन के बारे में, इंफॉर्मेशन के बारे में आपको कन्फर्मेशन चाहिए। क्या उस असर्शन से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक क्या उस असर्शन से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड रोमम है इंक्लूडिंग फ्रॉड रिस्क? कैसे प्रेजेंट करना है, किस लेआउट में बनाना है अपनी कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट को? पहले के आपके क्या एक्सपीरियंस रहे ऑडिट के या सिमिलर एंगेजमेंट के? अब जैसे एक ट्रेडर है मिस्टर एक्स, ठीक है, XYZ कंपनी का। अब ये XYZ कंपनी कितनी कंपनीज के साथ काम करती हो? आप सोचो, आपने एक कंपनी ए है, बी है, सी है, आपने ए की ऑडिट की, तब आपने मिस्टर एक्स से कंफर्मेशन रिक्वेस्ट की थी और उसने ना रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, उसने इग्नोर कर दिया या उसने मना कर दिया, नहीं मैं तो नहीं दे रहा कंफर्मेशन। तो जब आप सी की ऑडिट ले जाओगे तो आपको पहले से ही आइडिया होगा ना कि ये इंसान नहीं रिस्पॉन्ड करता, इसलिए बोला है कि ये भी कंसीडर करो कि क्या प्रायर एक्सपीरियंस रहा है ऑडिट में या सिमिलर एंगेजमेंट्स में। द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, ईमेल भेजना है या लेटर भेजना है, क्या करना है। मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन होना चाहिए आपकी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में। कंफर्मिंग पार्टी, शायद से मोस्टली कंफर्मिंग पार्टीज सिर्फ तभी रिस्पॉन्ड करती है जब आपकी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट कंटेन करती है मैनेजमेंट के ऑथराइजेशन को। दैट इज़ आप ये बता रहे हो कि हाँ हमने मैनेजमेंट से पूछा है, मैनेजमेंट ने ही बोला है कि हम आपसे बात करें। आपके पास परमिशन नहीं होती है कि आप बिना मैनेजमेंट को पूछे डायरेक्ट उससे डील करने वाली थर्ड पार्टी के पास चले जाओ इन्फॉर्मेशन लेने। क्या एबिलिटी है इंटेंडेड कंफर्मिंग पार्टी की टू कंफर्म और प्रोवाइड द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन? आपको कोई एक पर्टिकुलर बैलेंस चाहिए, इनवॉइस अमाउंट चाहिए या टोटल बैलेंस चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसमें से क्या इंफॉर्मेशन कंफर्मिंग पार्टी प्रोवाइड करा सकती है या जो भी चाहिए सब प्रोवाइड करा सकती है। पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, एक पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में ऑडिटर कंफर्मिंग पार्टी को कहता है कि आपको रिप्लाई करना है इन ऑल केसेस, चाहे आप एग्री कर रहे हो या डिसएग्री कर रहे हो, दोनों केस में आपको रिस्पॉन्ड तो करना है। या तो आप कंफर्म करो हमारी इन्फॉर्मेशन को या आप अपने साइड से हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दो। और इसकी वजह से जनरली मतलब ये माना जाता है, ये कंसिडर किया जाता है कि ऑर्डिनरीली जो ये पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट होती है उससे मिली इन्फॉर्मेशन रिलायबल होती है। बट हाँ, इसमें एक रिस्क भी है। आपने बोला है कि हाँ या ना बोल दो, अब वो हो सकता है उसे आलस आ रहा है बड़ा, वो नहीं चेक करना चाह, उसने देखा ही नहीं, उसने बिना देखे डायरेक्ट कंफर्मिंग पार्टी ने रिप्लाई कर दिया कंफर्मेशन रिक्वेस्ट में बिना वेरीफाई किए कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन सही है। अब इस एक इशू को कम करने के लिए, इस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए ऑडिटर ये कर सकता है कि पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट वो अमाउंट मेंशन ही ना करे, वो रिक्वेस्ट ही ये करे कि आप अपने साइड से यहाँ पे अमाउंट फिल कर दो। बट ऑन द अदर हैंड ये भी हो सकता है अगर आप ये काम करो तो शायद आपको रिस्पॉन्स ना मिले, रिस्पॉन्स रेट आपका कम हो जाए, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना, उसे अब अमाउंट यहाँ पे मेंशन करना है तो उसे पूरा अकाउंट्स खोल के देखना होगा, ये उसके लिए मेहनत की काम हो जाएगी, एडिशनल एफर्ट लगेंगे उसके, तो हो सकता है वो रिस्पॉन्ड ना करे। अब उस कंफर्मिंग पार्टी में कोई कंपल्शन थोड़ी है कि उसको रिस्पॉन्ड करना ही है। अब आपने रिक्वेस्ट की है तो वो आपको रिस्पॉन्ड दे रहा है, रिस्पॉन्ड कर दे रहा है। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉपरली एड्रेस्ड रिक्वेस्ट्स, रिक्वेस्ट को भेजने से पहले ये डिटरमाइन करो कि उसमें प्रॉपर तरीके से एड्रेस की गई है चीज़ें जो भी है, और टेस्ट कर लो वैलिडिटी ऑफ सम और ऑल एड्रेसेस ऑन कंफर्मेशन रिक्वेस्ट बिफोर दे आर सेंट आउट। अब मान लो पहले मिस्टर एक्स का ऑफिस यहाँ था, अब उसका ऑफिस यहाँ बन गया, आपने ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं ली, आपने यहाँ का एड्रेस डाला और आपने भेज दिया लेटर, तो वो तो लेटर आपके पास वापस आ जाएगा ना अनडेलीवर्ड। यहाँ डिलीवर कैसे होगा, अब तो उसकी ऑफिस यहाँ बन गई है। इसलिए अपना लेटर भेजने से पहले आपको टेस्ट करना है अच्छे से, ये इंश्योर करना है कि जो इन्फॉर्मेशन आपने मेंशन की है वो सही है, वो वैलिड है। आप फॉलो अप ले रहे हो सकता है कि एक रीजनेबल टाइम के अंदर आपको रिस्पॉन्स ना मिला हो तो आप वापस एडिशनल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फिर से वेरीफाई की एक्यूरेसी ऑफ ओरिजिनल एड्रेस, क्या पता आपने जहाँ भेजा है वो एड्रेस सही नहीं था इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली,
तो आप ये रीअश्योर करोगे और उसके बाद एक एडिशनल या फॉलोअप रिक्वेस्ट भेजोगे। तो हम एक्सटर्नल कन्फर्मेशन को परफॉर्म कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हम ये डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट कन्फर्मेशन चाहिए, फिर किस पार्टी से कन्फर्मेशन चाहिए। उसके बेसिस पे हम अपनी कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट डिज़ाइन करते हैं और उसके बाद उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं, उन्हें भेजते हैं अपनी ये डिज़ाइन की हुई कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट और फॉलो अप लेते हैं उस पर, इन केस रिजनेबल टाइम के अंदर रिस्पॉन्स ना आया हो। अब जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना डिज़ाइनिंग में कि हमें हमारी कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट में मैनेजमेंट की ऑथराइजेशन भी चाहिए। तो अगर मैनेजमेंट आपको ऑथराइज़ ना करे, मैनेजमेंट रिफ्यूज़ कर दे, कर सकती है, तब ऐसी सिचुएशन में क्या? तो अगर आपको मैनेजमेंट रिफ्यूज़ कर देती है, आपको अलाउ नहीं करती है कि आप कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट सेंड कर पाओ, देन द ऑडिटर शैल, सबसे पहले ऑडिटर इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट से कि आप क्यों मना कर रहे हो, रीज़न क्या है आपके मना करने का, और उसके बाद इस रीज़न के रिगार्डिंग वो ऑडिट एविडेंस सीख करेगा, ऑब्टेन करेगा, ये चेक करने को कि ये जो रीज़न ये दे रहे हैं क्या ये वैलिड है और रिजनेबल है। अब मैनेजमेंट आके बोल रही है नहीं हमारा मन नहीं है, तो आप मत भेजो रिक्वेस्ट। क्या ये कहीं से भी रिजनेबल रिक्वेस्ट हुई उनके साइड से, या रिजनेबल हुआ कि वो मना कर रहे हैं? नहीं। अब आप एक्सटर्नल कन्फर्मेशन सीख कर क्यों रहे होगे? क्योंकि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है आपको उससे रिलेटेड डाउट होगा, आपको लग रहा होगा कि वहाँ पे रोमम होने के चांसेस हैं। तो अब आप ये चेक करो कि क्या इम्प्लीकेशन आ रही है मैनेजमेंट की इस रिफ्यूज़ल की हमारी असेसमेंट पे ऑफ अ रेलेवेंट रोमम। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे फ्रॉड हो सकता है? और फिर उसके बेसिस पे नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट डिसाइड करो अदर ऑडिट प्रोसीजर। तो अब आपने इवेल्यूएट कर लिया अपना NTE ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर्स, तो अब परफॉर्म करो अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर सो दैट आपको रेलेवेंट और रिलायबल ऑडिट एविडेंस मिल पाए। अब अभी हमने ये समझा कि पहले तो ऑडिटर ये इंश्योर करेगा कि जो भी ये रीज़न दे रहे हैं रिफ्यूज़ करने का, वो रीज़न वैलिड है, रिजनेबल है, और अगर है फिर उसकी क्या इम्प्लीकेशन पड़ रही है, और उसके बेसिस पे अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करेगा ताकि वो एक ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर पाए जो रेलेवेंट और रिलायबल हो। बट अगर ऑडिटर ये कंक्लूड करता है कि जो मैनेजमेंट का रिफ्यूज़ल है वो अनरिजनेबल है, या फिर ऑडिटर दूसरी ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके भी ऑब्टेन नहीं कर पा रहा रेलेवेंट और रिलायबल ऑडिट एविडेंस, तो वो इस चीज़ को कम्युनिकेट करेगा विथ TCWG इन अकॉर्डेंस विथ ऐसे 260। ऐसे 260 बताती है कि आप ये इन्फॉर्मेशन को TCWG से कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो। और अब आपको क्योंकि ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा है, तो अब इसका क्या इम्प्लीकेशन पड़ रहा है हमारी ऑडिट पे, आप ये चेक करोगे, डिटरमाइन करोगे, फिर उसके बेसिस पे आप अपनी रिपोर्ट मॉडिफाई कर दोगे एज पर ऐसे 705। तो आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस कि इफ़ मैनेजमेंट रिफ्यूज़ कर देता है तो हमें क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करनी है, क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। तो अभी जो ऊपर हमने पढ़ा उसी चीज़ को यहाँ पे थोड़ा और बढ़ा कर लिख दिया है, रिजनेबलनेस ऑफ मैनेजमेंट्स रिफ्यूज। जब मैनेजमेंट रिफ्यूज़ कर देती है ऑडिटर को कि आप कंफर्मेशन रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते, तो वो एक लिमिटेशन होता है हमारी ऑडिट एविडेंस पे जो हमें ऑब्टेन करनी है, क्योंकि उनके मना करने की वजह से हम रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते, रिक्वेस्ट नहीं भेजेंगे तो हमें ऑडिट एविडेंस नहीं मिलेगी। और यही रीज़न है कि ऑडिटर को ये इंक्वायर करना पड़ता है कि क्यों लिमिटेशन लगाई जा रही है। अब जो ये कॉमन एक जनरल कॉमन रीज़न होता है ना, जो जनरली आपको मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स के यहाँ मिल जाए, वो ये होता है कि कुछ लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, कोई ऑनगोइंग नेगोशिएशन चल रही है इंटेंडेड कन्फर्मिंग पार्टी के साथ। अब लीगल डिस्प्यूट, मान लो आपका डेटर आपके पैसे बहुत सालों से लग रहा है, तो आपने उसके अगेंस्ट केस कर रखा है कि हमें हमारे पैसे वापस दो। अब ऐसी सिचुएशन पे अगर ऑडिटर जाएगा ऐसे अनटाइमली, मतलब ऐसी ख़राब टाइम में, ऐसी सिचुएशन में वो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजेगा, तो हो सकता है ना ये अपनी भड़ास निकाल ले, ये जानबूझ के गलत इन्फॉर्मेशन दे दे ताकि ऑडिटर को डाउट करना पड़ जाए कि क्या यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है। तो ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना होता है रिगार्डिंग कि कितना वैलिड और रिजनेबल है और मैनेजमेंट का रीज़न फॉर रिफ्यूज़ल। क्योंकि वहाँ पे एक रिस्क ये भी हो सकता है कि मैनेजमेंट आपसे ये छुपाना चाह रही है, आपके सामने ऑडिट एविडेंस नहीं लाना चाह रही है क्योंकि वहाँ पे कोई फ्रॉड या एरर हो रहा है, उसे वो फ्रॉड छुपाना है, वो एरर छुपाना है, इसलिए वो आपको रिफ्यूज़ कर रही है कि मत भेजो कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। इम्प्लीकेशन फॉर द असेसमेंट ऑफ रोमम, ऑडिटर ये कंक्लूड करता है कि ये अप्रोप्रिएट होगा हमारे लिए कि हम रिवाइज कर लें अपनी असेसमेंट ऑफ रोमम को, तो वो फिर अपना प्लान मॉडिफाई कर लेगा, कोई दूसरा प्लान परफॉर्म करेगा, कोई दूसरी ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा।
अब देखो ये फॉर एग्जांपल में यहाँ लिखा है, जबकि ये इस पैराग्राफ के साथ लिखा होना था कि अगर जो मैनेजमेंट की रिक्वेस्ट है कि आप मत कंफर्म करो, ये अगर अनरिजनेबल है, मतलब वहाँ पे चांस है कि फ्रॉड रिस्क फैक्टर हो, जो कि एज पर ऐसे 240 होता है। मतलब ऐसे 240 में आप पढ़ोगे अबाउट फ्रॉड, कि फ्रॉड क्या होता है, और अगर फ्रॉड हुआ है तो उसे आप कैसे रिपोर्ट करोगे, किसको रिपोर्ट करोगे, ये सब हम पढ़ते हैं ऐसे 240 में। अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, उसके कुछ एग्जांपल दिए हैं कि लाइक अब आप डेटर से जाके बात नहीं कर सकते, तो अब आप क्या अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपको अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस चाहिए तो आप एग्जामिन कर लो स्पेसिफिक सब्सिक्वेंट कैश रिसिप्ट या शिपिंग डॉक्यूमेंटेशन सेल्स नियर द पीरियड एंड, और वही अकाउंट्स पेबल चेक करना है तो सब्सिक्वेंट कैश डिसबर्समेंट। देखो यहाँ पे क्या दिख रहे थे, कैश रिसिप्ट, क्योंकि डेटर से पैसा आएगा और क्रेडिटर को दोगे, इसलिए डिसबर्समेंट। अदर रिकॉर्ड्स में क्या होगा, जैसे यहाँ पे सेल्स देख रहे थे, यहाँ पे परचेजेस देखोगे। अब ये जो इलस्ट्रेशन दिया है इसे पढ़ के देखना, अगर कोई डाउट हो तो पूछना। नेगेटिव कन्फर्मेशंस, नेगेटिव कन्फर्मेशंस प्रोवाइड लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस देन पॉजिटिव कन्फर्मेशन। अब देखो पॉजिटिव में क्या होता है, दोनों ही सिचुएशन आप एग्री करते हो या आप डिसएग्री करते हो, दोनों टाइम आपको रिस्पॉन्ड तो करना होगा। वहीं नेगेटिव कन्फर्मेशन में जब आप डिसएग्री करते हो सिर्फ तभी आपको रिस्पॉन्ड करना है। अब हो सकता है कभी आपका लेटर सही जगह पे डिलीवर ना हो पाया हो, इसलिए टाइम रहते आपके पास रिस्पांस भी नहीं आया, क्योंकि जिस पर्सन से आपको रिस्पांस चाहिए था उस तक तो लेटर पहुंचा ही नहीं। अब पॉजिटिव में क्या करते हैं हम, अगर हमें लेटर नहीं मिलता, रिस्पॉन्ड नहीं मिलता, तो हम फॉलो अप करते हैं। बट नेगेटिव कन्फर्मेशन में कैसे फॉलो अप करोगे, आपको ये लगेगा ना कि शायद वो एग्री करता है सामने वाला, इसलिए रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तो यहाँ पे जो एविडेंस मिलते हैं ना वो लेस परसुएसिव होते हैं, दैट इज लेस बिलीवेबल होते हैं। इसलिए ऑडिटर को नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट को ही सिर्फ एज अ पर्टिकुलर सैप परफॉर्म नहीं करना चाहिए टू एड्रेस रोमम। मतलब सिर्फ एक इंडिविजुअल सोल आप सैप परफॉर्म कर रहे हो, सिर्फ यही एक प्रोसीजर आप परफॉर्म कर रहे हो टू ऑब्टेन एविडेंस अबाउट एन असर्शन, तो ये नहीं करना है। अनलेस ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर प्रेजेंट, ये जनरली आपको ऐसे नहीं करना है, बट आप कर सकते हो अगर जो नीचे कंडीशंस दी है वो सारी की सारी प्रेजेंट हैं, ऑल ऑफ देम। ऑडिटर ने असेस कर लिया है रोमम को, उसने जो असेस किया है उसके अकॉर्डिंग रोमम बहुत लो है, और ऑडिटर ने SAAE ऑब्टेन कर लिया है रिगार्डिंग ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, जो उस पर्टिकुलर असर्शन के लिए रेलेवेंट है। दैट इज़ ऑडिटर श्योर है कि यहाँ पे रोमम बहुत कम है, यहाँ पे कंट्रोल बहुत अच्छा है। अब जिस पॉपुलेशन के रिगार्डिंग आपको नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट करनी है, परफॉर्म करनी है, वो कंप्राइज करता है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ट्रांजेक्शन्स या होमोजीनियस ट्रांजेक्शन्स या अकाउंट बैलेंसेस। होमोजीनियस या लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल, ऐसे समझो ये बहुत सारी ट्रांजैक्शन है, ये होमोजीनियस है, एकदम सिमिलर ट्रांजैक्शन। आपने इसमें कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म किया, इसके कंट्रोल पे आपने प्रोसीजर परफॉर्म की, आपको ये समझ में आया कि वो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस है, वहाँ पे वो ऑपरेटिंग कर रही है, ऑपरेट कर रही है एक इफेक्टिव वे में, तो आप श्योर हो गए हो, अश्योर हो कि वहाँ पे रोमम बहुत कम है। तो अब आप क्या करोगे, ऐसी ट्रांजैक्शन के लिए आप नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट करोगे। अ वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज़ एक्सपेक्टेड। एक्सेप्शन रेट क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन आपने भेजी कन्फर्मेशन के लिए और जो यहाँ से आई, दोनों के बीच का डिफरेंस। तो आपको ये पता है, आपने जो भी असेस किया उसके बेसिस पे आपको लग रहा है कि बहुत ही कम चांसेस है कि वहाँ पे एक्सेप्शन निकले, या ऑडिटर अनअवेयर है इस बात से कि वहाँ पे कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस या कंडीशन प्रेजेंट है जिसकी वजह से जो कन्फर्मिंग पार्टी है वो नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट पे रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। ये सारी कंडीशंस प्रेजेंट होनी चाहिए। सबसे पहले आपने रोमम खुद असेस कर लिया है और आपको ये पता चला है कि रोमम बहुत लो है, कंट्रोल्स बहुत अच्छी तरीके से इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहे हैं, जिस पॉपुलेशन के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन सीख करनी है वो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड करती है, होमोजीनियस ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंसेस, वहाँ पे एक्सेप्शन रेट बहुत लो है, और ऑडिटर को ऐसी कोई भी सर्कमस्टांसेस दिखाई नहीं दे रही है जिसके बेसिस पे वो ये सोचे या उसे ये लगे कि नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट पे हमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा। अब ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट का तो वो एकदम एक्सप्लिसिटली यही इंडिकेट करेगा कि जो इंटेंडेड कन्फर्मिंग पार्टी है वो कन्फर्म कर रही है, वो एग्री कर रही है आपकी रिक्वेस्ट से, असर्शन से, उसे वेरीफाई कर रही है वो उसकी एक्यूरेसी को, इन्फॉर्मेशन की।
और यही रीज़न है कि अगर कभी ऐसा कोई सर्कमस्टांसेस अराइज होते हैं जिसकी वजह से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती कन्फर्मिंग पार्टी, इस वजह से नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट को लेस परसुएसिव माना किया है देन पॉजिटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट। अब ये भी हो सकता है कभी आपकी इन्फॉर्मेशन सच में गलत ना हो, बट जो कन्फर्मिंग पार्टी है वो वहाँ पे डिसएग्रीमेंट शो कर दे अपना, क्योंकि जो रिक्वेस्ट है वो उसके फेवर में नहीं है या वो उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करना चाह रही है। ये आपको एक एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा जो यहाँ पे दिया है। जो होल्डर्स होते हैं बैंक डिपॉजिट अकाउंट के, उनको रिक्वेस्ट भेजी जा रही है ये पूछने के लिए कि क्या जो बैलेंस शो किया जा रहा है वो सही है। अब मान लो आपके पास 100 रुपये अकाउंट में और वहाँ पे शो कर दिया है 90, तो ऐसे केस में तो आप बोलोगे नहीं नहीं इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, आप वहाँ पे अपना डिसएग्रीमेंट शो करोगे। वहाँ पे बहुत चांस है कि आपको रिस्पॉन्ड मिले जहाँ पे आपके अकाउंट को अंडर स्टेट कर दिया गया है। पर वहीं आपके पास सिर्फ 100 रुपये हैं और गलती से वहाँ पे 1000 शो कर दिया है या 100 से ऊपर कुछ भी 110 या 200 शो कर दिया है, दैट इज़ ओवर स्टेट कर दिया है। तो वहाँ पे ये भी चांस है कि शायद सामने वाला रिस्पॉन्ड ना करे। उसका क्या है, उसके लिए तो अच्छा है ना आपके अकाउंट में ज़्यादा पैसे शो कर दिए। तो अब ऐसी सिचुएशन में कब नेगेटिव कन्फर्मेशन भेजना सही होगा या अप्रोप्रिएट होगा, जब आपको अंडर स्टेटमेंट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, ओवर स्टेटमेंट के रिगार्डिंग में ये सही नहीं होगा। आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस। इवेल्युएटिंग द एविडेंस ऑब्टेन, जब आपको कन्फर्मेशन पे रिस्पॉन्ड मिल गया, आपको एक कन्फर्मेशन मिल गई है, तो उससे जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली, एविडेंस मिली, आप उसे इवेल्युएट करोगे कि क्या ये रेलेवेंट और रेलिएबल है हमारी ऑडिट प्रोसीजर के साथ, या हमें फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करनी पड़ेगी। और इन रिजल्ट्स को इवेल्युएट करते वक्त ना ऑडिटर उन रिजल्ट्स को एक कुछ कैटेगरीज में बांटेगा। तो क्या कैटेगरीज में बांटेंगे? सबसे पहला, आपको एक अप्रोप्रिएट कन्फर्मिंग पार्टी से ऐसा रिस्पॉन्स मिला है जो इंडिकेट कर रहा है कि वो एग्री कर रहा है आपकी इन्फॉर्मेशन के साथ, या उसने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो इन्फॉर्मेशन विदाउट एक्सेप्शन है, दैट इज़ वहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है इन्फॉर्मेशन में। या आपको ऐसा रिस्पॉन्स मिला है जो इंडिकेट कर रहा है एक्सेप्शन, आपने पूछा था 10 लाख का बैलेंस है, सामने वाले ने बताया नहीं 12 लाख का है, दैट इज़ वहाँ पे एक्सेप्शन है। या किसी ने आपको रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, या रिस्पॉन्स तो दिया बट उसका रिस्पॉन्स अनरिलायबल है। हो सकता है आपको उस कन्फर्मिंग पार्टी के बारे में इंफॉर्मेशन मिली हो कि ये सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, या ये फ्रॉड कर सकता है, या ये कुछ फैमिली रिलेशंस हैं एंटिटी के साथ इसके, और वट एवर रीज़न में भी आपको लग रहा है कि वो अनरिलायबल हो सकता है, तो आप इन 4 कैटेगरीज में अपनी रिजल्ट्स को बांटोगे। तो जब ऑडिटर इवेल्युएट करता है इन रिजल्ट्स को कुछ अदर ऑडिट प्रोसीजर जो उसने परफॉर्म की है उसके रिजल्ट्स के साथ, तो उसे ये समझ में आता है, वो ये कंक्लूड कर पाता है कि क्या उसे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला है या उसे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने की ज़रूरत है, एस रिक्वायर्ड बाय ऐसे 330। ऐसे 330 क्या था? 315 में हमने पढ़ा था कि हम आइडेंटिफाई एसेस करेंगे रोमम को, उसकी एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद, और वहीं ऐसे 330 में हम रिस्पॉन्ड देंगे, अपना रिस्पॉन्ड करेंगे, रिस्पॉन्ड टू असेस्ड रोमम। Now try to solve this, test your understanding questions. Our next topic is initial audit engagements, opening balances. इसे गाइड करता है ऐसे 510। ऐसे 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, ओपनिंग बैलेंसेस, ये डील करता है एक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंस जब आप कंडक्ट कर रहे हो कोई इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। नाउ व्हाट इज़ दिस इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट? इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब होता है कि या तो आप जिस कंपनी की ऑडिट करने गए हो उसकी आज से पहले कभी ऑडिट हुई नहीं है किसी भी साल, फर्स्ट टाइम ऑडिट हो रही है, या पहले ऑडिट तो हुई है बट आपने नहीं की है, आप उस कंपनी की ऑडिट के लिए पहली बार जा रहे हो। तो अगर या किसी कंपनी की ऑडिट पहली बार हो रही है या आप फर्स्ट टाइम वहाँ ऑडिट के लिए जा रहे हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप ओपनिंग बैलेंसेस चेक करो, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को गाइड करता है ऐसे 510। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंपेरेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो वहाँ पे, दैट इज़ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको कंपेयर करके चेक करनी पड़े पहले के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, और अगर पहले उसकी ऑडिट हुई है और किसी दूसरे प्रीडिसीसर ऑडिटर, जो पहले ऑडिट करके जाता है उसे कहते हैं प्रीडिसीसर ऑडिटर, उसकी रिपोर्ट आपको चेक करनी है, तो वहाँ पे एंटर करता है हमारा ऐसे 710। ये बात करता है अबाउट कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसे हम आगे अभी पढ़ेंगे।
डेफिनेशन। तो अभी हमने समझा इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट क्या होता है। वो एंगेजमेंट जहाँ पे या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पहले ऑडिट हुए ही नहीं है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रायर पीरियड में ऑडिट तो हुए हैं बट बाय अ प्रेडिसेसर ऑडिटर, दैट इज़ कोई और। ओपनिंग बैलेंस मतलब वो अकाउंट बैलेंस जो साल के स्टार्ट में प्रेजेंट है, ईयर के स्टार्ट में एग्जिस्ट करता है। ये बेस्ड होता है हमारी पिछले साल की क्लोजिंग बैलेंस पे। ऑब्वियस सी बात है, आपने 31 मार्च को अगर 1 करोड़ में क्लोज किया है तो आप 1 अप्रैल को 1 करोड़ पे ही तो स्टार्ट करोगे। अपने आप ये 1 10 तो नहीं बन जाएगा। और मान लो 10 बन गया, आपने 9 और इन्वेस्ट कर दिए अपने साइड से बिजनेस पे, तो आप ओपनिंग बैलेंस पहले 1 CR शो करोगे, फिर आप एक ट्रांजैक्शन शो करोगे कि आपने 9 करोड़ ऐड किए हैं। आप डायरेक्ट 10 करोड़ शो नहीं कर सकते। ओपनिंग बैलेंस ये अमाउंट को लेके तो होते हैं, पर साथ में ओपनिंग बैलेंस उन मैटर्स को भी इंक्लूड करते हैं जिनके रिगार्डिंग आपको डिस्क्लोजर प्रोवाइड करनी है। जैसे साल के एंड में आपकी कुछ कंटिजेंसीज है, आपके कुछ कमिटमेंट है, तो अगले साल आके वो ख़त्म तो नहीं हो जाएंगे। 31 मार्च को आपने कोई कमिटमेंट की है तो 1 अप्रैल को भी वो कमिटमेंट वैसी की वैसी रहेगी ना, तो वो भी आपको एज इट इज़ डिस्क्लोज करनी है। ओपनिंग बैलेंस ये होता है कि क्या क्लोजिंग बैलेंस में वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था ट्रांजैक्शन, और क्या कंटिजेंसीज और कमिटमेंट के रिगार्डिंग डिस्क्लोजर्स थी। देन प्रीडिसेसर ऑडिटर। प्रीडिसेसर ऑडिटर कौन होता है? वो ऑडिटर जो किसी डिफरेंट ऑडिट फर्म से हो और पिछले साल की, दैट इज़ प्रायर पीरियड की, उस फर्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट उसने की हो, जो कि रिप्लेस कर दिया गया है बाय द करेंट ऑडिटर। मतलब अगर आप 22-23 की ऑडिट के लिए जा रहे हो और उससे पहले 21-22 में कोई दूसरा ऑडिटर था जो कि आपकी फर्म का भी नहीं है, कोई दूसरी फर्म उनकी ऑडिट करती थी, तो अब आप करेंट ऑडिटर हुए और ये प्रीडिसेसर ऑडिटर। And here we are done with some of the definitions. Our next topic is objectives of auditor with respect to opening balances in conducting an initial audit engagement. ओपनिंग बैलेंस के रिगार्डिंग ऑडिटर की ऑब्जेक्टिव क्या होती है? ये कि वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करे अबाउट वेदर ओपनिंग बैलेंस में क्या कोई मिस स्टेटमेंट प्रेजेंट है जो कि मटेरियली अफेक्ट कर सकता है करेंट पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, और क्या अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाई की गई है, और अगर की गई है तो ओपनिंग बैलेंस में उनका एक कंसिस्टेंट एप्लीकेशन दिख रहा है हमें। साथ ही साथ करेंट पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी उसे कॉन्स्टेंटली अप्लाई किया गया है एक कंसिस्टेंसी के साथ, जो इस ओपनिंग बैलेंस में हो। अब मान लो ओपनिंग बैलेंस जैसे आपकी इन्वेंट्री की है, आपने पिछले साल फीफो से की, फीफो के बेसिस पे आपने ओपनिंग बैलेंस ली की, अब आप इस साल लीफो कर रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए। जो अकाउंटिंग पॉलिसी आपकी ओपनिंग बैलेंस में शो हो रही है वही कंसिस्टेंटली अप्लाई होनी चाहिए आपके करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। और अगर आप चेंजेस कर रहे हो, पहले फीफो फिर आप लीफो कर रहे हो, तो वहाँ पे जो भी चेंजेस आ रहे हैं आपकी उस अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करने की वजह से, उसे आप प्रॉपरली अकाउंट करो और एडिक्वेटली प्रेजेंट और डिस्क्लोज करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF। तो ये हमारी ऑडिटर की ड्यूटी होती है कि इन दो चीज़ों के रिगार्डिंग वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करे कि क्या कोई मिस स्टेटमेंट प्रेजेंट है जिसका मटेरियल अफेक्ट पड़ सकता है, और क्या अकाउंटिंग पॉलिसी सही से अप्लाई की गई है और उसकी प्रॉपरली अकाउंटिंग की गई है या नहीं। अब वो ऑडिट एविडेंस कैसे ऑब्टेन करेगा? जो आपको SAAE चाहिए रिगार्डिंग द ओपनिंग बैलेंस कि उसमें क्या कोई मिस स्टेटमेंट है जिसका मटेरियल अफेक्ट हो सकता है, तो वो आप करोगे बाय डिटरमाइनिंग क्या जो क्लोजिंग बैलेंस है प्रायर पीरियड का उसे करेक्ट वे में करेक्ट तरीके से इस साल फॉरवर्ड किया गया है। दैट इज़ मान लो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था 1 लाख, आपने ओपनिंग में शो किया है 1.1 लाख, तो ये तो गलत है ना। तो यही हमें पहले तो ये चेक करना है कि क्या करेक्टली उसको ब्रॉड फॉरवर्ड किया गया है, और अगर अप्रोप्रिएट हो तो उस केस में अगर कोई एडजस्टमेंट है क्या उसे डिस्क्लोज किया गया है एज प्रायर पीरियड आइटम्स इन द करेंट ईयर्स स्टेटमेंट ऑफ P&L। फिर ये डिटरमाइन करो कि क्या ओपनिंग बैलेंस रिफ्लेक्ट करते हैं अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज के एप्लीकेशन को, एंड परफॉर्मिंग वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। ये तो करना ही है इसके साथ। अब जो नीचे प्रोसीजर दिया उसमें से 1 या 2 या जितने भी गिवन है, अगर पिछले साल ऑडिट हुई है तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज़ करो
उससे रिलेटेड जो भी अदर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं प्रायर पीरियड के उसे यूज़ करो। फिर ये भी चेक करो कि जो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किए गए इस करंट पीरियड में क्या वो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट ओपनिंग बैलेंस, और परफॉर्म करो कुछ स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स ताकि आपको एविडेंस मिल पाए रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंसेस। इन 3 में से आप कोई एक भी परफॉर्म कर सकते हो, चाहो तो सारे परफॉर्म कर सकते हो इन कॉम्बिनेशन विद जो ऊपर ये 2 पॉइंट्स दिए हैं। अगर ऑडिट एविडेंस ऐसे मिलते हैं ऑडिटर को जो ये बताएं कि ओपनिंग बैलेंस में मिस स्टेटमेंट प्रेजेंट है जिसका मटेरियल इफेक्ट हो सकता है हमारे करंट पीरियड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, तो ऑडिटर कुछ एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा जो अप्रोप्रिएट होंगे उन सर्कमस्टांसिस पे, जिससे वो डिटरमाइन कर पाए कि क्या अफेक्ट होगा इनका हमारी करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। और अगर ऑडिटर ये कंक्लूड करता है कि वो मिस स्टेटमेंट करंट पीरियड में भी प्रेजेंट है, देन ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा इस मिस स्टेटमेंट के बारे में विथ अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट या तो TCWG, या दोनों, डिपेंड करता है क्या मिस स्टेटमेंट मिल रही है। प्रोसीजर्स अडॉप्टेड बाय द ऑडिटर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंस। अभी आपने पढ़ लिया कि हमें अप्रोप्रिएट एविडेंस चाहिए। अब उस एविडेंस को लाने के लिए हमें कुछ चीज़ें चेक करनी पड़ेगी, जिसमें हमने पढ़ा कि हमें ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने होंगे। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। तो जो नेचर और एक्सटेंट होता है ऑडिट प्रोसीजर्स का जो हम परफॉर्म करते हैं टू ऑब्टेन SAAE रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंस, डिपेंड करता है कुछ मैटर्स पे। क्या अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रही है एंटिटी, किस नेचर की अकाउंट बैलेंसेस, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन डिस्क्लोजर्स देखने को मिल रही है, क्या रोमम है करेंट पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, कितना सिग्निफिकेंस है ओपनिंग बैलेंस का करेंट पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, और क्या जो प्रायर पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी और क्या प्रायर पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट की गई है, और अगर की गई है तो क्या प्रेडेसेसर ऑडिटर का जो ओपिनियन था वो मॉडिफाइड था। इन चारों मैटर्स पे डिपेंड करेगा आपका इस साल का करेंट पीरियड का ऑडिट प्रोसीजर का नेचर और एक्सटेंट। क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो की गई है, क्या नेचर है अकाउंट बैलेंस, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन डिस्क्लोजर रोमम का इन करेंट पीरियड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या सिग्निफिकेंस है ओपनिंग बैलेंस का हमारी करेंट पीरियड पे, और क्या पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट की गई थी, और अगर की गई थी तो क्या ऑडिटर की रिपोर्ट मॉडिफाइड थी। इफ़ द प्रायर पीरियड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर ऑडिटेड बाय प्रेडेसेसर ऑडिटर, देन अगर ऑडिट की गई है प्रेडेसेसर ऑडिटर के द्वारा तो ऑडिटर के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा टू ऑब्टेन SAAE रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंस। कैसे वो यूज़ कर सकता है कॉपीज़ ऑफ प्रीवियस ईयर की जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उससे रिलेटेड जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि वो सब ऑडिटेड है उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। सपोर्टिंग शेड्यूल्स टू द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब डॉक्यूमेंट्स होती हैं। दैट इज़ जो करेंट ऑडिटर होता है ना वो कहीं ना कहीं फिर रिलाई करने लग जाता है क्लोजिंग बैलेंस पे कि हाँ क्लोजिंग बैलेंस सही होगी क्योंकि ये ऑडिट की गई है। बट ये तब अनलेस एक्सेप्ट अगर ऐसी सिचुएशन अराइज नहीं होती कि आपको अपने प्रोसीजर्स परफॉर्म करके ये लग रहा है कि करंट पीरियड में कोई पॉसिबिलिटी है मिस स्टेटमेंट प्रेजेंट होने की ओपनिंग बैलेंस, जब तक आपको ये कुछ ऐसा नहीं दिखता तब तक ऑडिटर रिलाई करता है फिर क्लोजिंग बैलेंस पे, क्योंकि प्रायर पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट की गई है बाय प्रेडेसेसर ऑडिटर। फॉर करेंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटीज़ के केस में कुछ एविडेंस अबाउट ओपनिंग बैलेंस ऑब्टेन हो सकती है करेंट पीरियड की ऑडिट प्रोसीजर से, जिसका एक एग्जांपल दिया है कलेक्शन और पेमेंट ऑफ ओपनिंग अकाउंट्स। जैसे आपका कोई डेटर था उसका कुछ ओपनिंग बैलेंस है, अब आप करेंट पीरियड की ऑडिट आप कर रहे हो, आप यहाँ पे देख रहे हो ये इस पॉइंट पे आके इतने पैसे दे रहा है इतने पैसे दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको वो देख के ये आइडिया होगा कि पिछले साल पहले उसका कुछ एक बैलेंस होगा तभी तो वो यहाँ पे इतने अमाउंट दे रहा है ना। इसलिए बोला है जब आप करेंट पीरियड में कुछ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करते हो तो उससे आपको करेंट एसेट और करेंट लाइबिलिटी के रिगार्डिंग उसके ओपनिंग बैलेंस के रिगार्डिंग एविडेंस मिलती है। बट इन केस ऑफ इन्वेंट्री करेंट पीरियड में परफॉर्म की गई प्रोसीजर ऑन क्लोजिंग इन्वेंट्री बैलेंस बहुत कम ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करती है रिगार्डिंग इन्वेंट्री ऑन हैंड, इसलिए ऐसे सिचुएशन में एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना नेसेसरी हो सकता है। एंड और उसके साथ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग में प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ये हम पढ़ रहे हैं इन द केस ऑफ इन्वेंट्री। क्या है वो प्रोसीजर्स, ऑब्जर्व करो करेंट फिजिकल इन्वेंट्री काउंट,
और रिकंसाइल करो उसे ओपनिंग इन्वेंटरी क्वांटिटीज़ के साथ। परफॉर्म करो ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन द वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग इन्वेंटरी आइटम। परफॉर्म करो ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन ग्रॉस प्रॉफिट एंड कट ऑफ। इससे आपको आइडिया होगा अबाउट इन्वेंटरी। अब ग्रॉस प्रॉफिट में क्यों होगा, आपको पता होगा जब आप ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट बनाते हो तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप अपना क्लोजिंग स्टॉक शो करते हो, फिर उसके बेसिस पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है। दैट इज़ आप सारी इन्फॉर्मेशन पुट करोगे तब तो ग्रॉस प्रॉफिट पता चलेगा ना। फॉर नॉन करेंट एसेट्स एंड लाइबिलिटी, अभी जैसे हमने पढ़ा अबाउट इन्वेंट्रीज, अब हम पढ़ेंगे नॉन करेंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के बारे में। नॉन करेंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ लाइक जैसे प्लांट इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म डेट, इन सब के बारे में ऑडिट एविडेंस आपको मिल सकता है बाय एग्जामिनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स या अदर इन्फॉर्मेशन जो उससे रिलेटेड है, उसकी ओपनिंग बैलेंस से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल प्लांट एंड इक्विपमेंट में कहाँ से ख़रीदा, किससे ख़रीदा, उससे रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है, डॉक्यूमेंट्स है, कब ख़रीदा, कितने अमाउंट पे ख़रीदा, उस पर कितना डेप्रिसिएशन बना, और अभी आपके पास एट लास्ट उस साल का क्लोजिंग अमाउंट कितना बचा था बैलेंस, ताकि इस साल का ओपनिंग बैलेंस आपको पता चले। कुछ केसेस में आपको एविडेंस मिल सकता है थ्रू कन्फर्मेशन विद थर्ड पार्टी। अब जैसे प्लांट एंड इक्विपमेंट में यहाँ 1 CR शो किया है, आप यहाँ थर्ड पार्टी से कंफर्म कर सकते हो कि आप 1 CR का था एक्चुअल में या कितने अमाउंट का था। जनरली ना लॉन्ग टर्म डेट और इन्वेस्टमेंट के केस पे हम थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लेते हैं। बाकी दूसरे केसेस में ऑडिटर कैरी आउट करता है एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स, अगर उसे उस पर्टिकुलर ये जैसे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है ये सब चेक करने से उसे इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो। कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज रिलेटिंग टू ओपनिंग बैलेंसेस। अब ऑडिटर को इस चीज़ के रिगार्डिंग भी ऐसे इकट्ठा करना है कि क्या जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हमें ओपनिंग बैलेंस में दिख रही है उसे कंसिस्टेंटली अप्लाई किया गया है करेंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और अगर कोई भी चेंजेस किए गए हैं अकाउंटिंग पॉलिसी में तो क्या उसे प्रॉपरली अकाउंट किया गया है, प्रॉपरली शो किया गया है, जो भी डिफरेंस आ रहा है वो सब डिस्क्लोज किया गया है, एडिक्वेटली प्रेजेंट किया गया है एज़ पर एप्लीकेबल FRF। अब ये सब चेक करके जब ऑडिटर ये कंक्लूड करता है ना कि ये अकाउंटिंग पॉलिसीज़ जो है वो कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं की गई है ओपनिंग बैलेंस में इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF, या अगर उसमें कोई चेंज किया गया है तो उसे प्रॉपरली शो नहीं किया गया, प्रॉपरली डिस्क्लोज या प्रेजेंट नहीं किया गया है, तो ऐसे केस में ऑडिटर अपनी ओपिनियन को क्वालिफाई कर देता है। दैट इज़ वो एक एडवर्स ओपिनियन देता है, मतलब मॉडिफाइड ओपिनियन दे देता है इन अकॉर्डेंस विद SA 705। अब ऑब्वियस ही बात है ना, आपने सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं की, आपने कुछ चेंजेस किए हैं वो आपने दिखाए नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, तो क्या वो ट्रू और फेयर पिक्चर प्रेजेंट कर रही है? नहीं। इसलिए ऑडिटर एक एडवर्स ओपिनियन प्रोवाइड करता है वहाँ पे। रिपोर्टिंग बाय द ऑडिटर विद रिगार्ड टू ओपनिंग बैलेंसेस। अगर आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं ऑब्टेन कर पा रहे हो प्रोसीजर्स परफॉर्म करके भी, तो आप अपनी ओपिनियन क्वालिफाई कर दोगे, डिस्क्लेमर दे दोगे। अब ये क्वालिफाइड ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन क्या होता है ये हम आगे समझने वाले हैं। अभी बेसिकली इतना समझो कि आप बता रहे हो कि ये अकाउंट सही नहीं है, ये रिलायबल नहीं है। तो सबसे पहले या तो आपको एविडेंस ही नहीं मिल रहा है तो आप क्वालिफाई कर दोगे अपनी ओपिनियन। दूसरा, आपको एविडेंस तो मिला है, वो एविडेंस देख के आपको ये समझ आ रहा है कि ओपनिंग बैलेंस में कुछ ऐसे मिस स्टेटमेंट है जो मटेरियली अफेक्ट कर रहे हैं हमारी करेंट पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, और उसके अगेंस्ट कंपनी कुछ नहीं कर रही है, कोई प्रॉपर एक एक्शन नहीं ले रही है, उसके अगेंस्ट उसे अकाउंट नहीं किया जा रहा है और ना ही उसे प्रॉपरली डिस्क्लोज या प्रेजेंट किया गया है। ऐसी केस में भी ऑडिटर अपनी ओपिनियन को क्वालिफाई कर देगा इन अकॉर्डेंस विद SA 705। एंड हियर वी आर डन विद अवर टूडेज क्लास। रिलेटेड पार्टीज़ को हम हमारी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। इन केस आपको कोई भी डाउट हो देन यू कैन आस्क, एंड आई एम इवन गोइंग टू पोस्ट द आंसर्स ऑफ ऑडिट मॉड्यूल। जो मॉड्यूल में थियोरेटिकल क्वेश्चंस दिए होते हैं ना उनके एग्जैक्टली आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं, क्या लिखने हैं। आई होप आपको उससे हेल्प मिलेगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।